गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू माय क्लास। बेटा आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर का नाम है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बेटा एग्जाम को अगर छोड़ दिया जाए तो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो तरह तरह की चेंजिंग हमारी बॉडी में आते हैं बेटा, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, जब वो एडोलसेंस एज में पहुंचते हैं तो इनके बॉडी में जो नई नई चेंजिंग देखने को मिलता है तो बच्चे सोचते हैं कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन का नॉलेज नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए इस सब चीज़ों से वो डर जाते हैं कि हमारी बॉडी में नई नई चेंजिंग कैसे हो रहा है। जैसे जब फीमेल प्यूबर्टी एज में पहुंचती है, जब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार आता है तो सोचती है कि मेरी बॉडी में क्या चेंजिंग आ रहा है। और भी सेकेंडरी डेवलपमेंट होता है फीमेल की बॉडी में। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। और एग्जाम के साथ साथ बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को तो अगर देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम की अगर बात करेंगे बेटा, 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आता ही 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्किप किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को लेकर बेटा बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ें रहती हैं, ठीक है। कुछ टीचर इसको पढ़ाते हैं, कुछ टीचर इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बेटा सेक्स से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी गई हैं। बच्चा कंसीव कैसे होता है, किस पीरियड में कंसीव होता है, फीमेल के अंदर बॉडी में क्या 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 चेंजिंग आती हैं, मेल की बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आते हैं, ठीक है। कंट्रासेप्टिव मेथड क्या है, ठीक है। इम्यूनोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, बच्चे के लिंग का जांच कैसे कराया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं बेटा। तो अगर इस चैप्टर की बात करेंगे बेटा तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चलिए बेटा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मीनिंग है बेटा? अकॉर्डिंग टू WHO क्या कहता है कि अगर बॉडी में फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल ये सारी चीजें अगर बॉडी के अंदर फिट है बेटा, तभी इंसान को हेल्दी माना जाएगा, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माना जाएगा। अगर इन सब में कोई भी प्रॉब्लम है, इन चारों पॉइंट्स को लेकर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इन सब चीज़ों को लेकर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, तो उसको अपन हेल्दी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा बेटा अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं WHO। पहला क्वेश्चन बनेगा बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको आप WHO बोलते हैं, ये कहां पे है? तो ये WHO बेटा आपके जिनेवा में है। कहां पे बेटा? जिनेवा में। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है बेटा? जिनेवा में, ओके। आगे तो अकॉर्डिंग टू WHO जो जिनेवा में है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेलबींग, टोटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स, हर एस्पेक्ट पर टोटल वेलबींग होना चाहिए। एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट पर टोटल वेलबींग होना चाहिए। जैसे बेटा फिजिकली वो फिट होना चाहिए, इमोशनली फिट होना चाहिए, बिहेवियर भी उसका अच्छा होना चाहिए, और वो सोशल होना चाहिए। फिजिकल का क्या मतलब होता है बेटा? एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। फिजिकल का मतलब होता है बेटा कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिट होने चाहिए। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे फिट हैं, ठीक हैं, तभी हम क्या करते हैं, बच्चे को कंसीव कर सकते हैं, तभी हम रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बॉडी में कोई बेटा रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है तो हम अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए बेटा पहला पॉइंट दिया है कि आपका फिजिकली फिट होना बहुत ही जरूरी है, ओके। दूसरा पॉइंट आता है बेटा इमोशनली। इमोशनली का मतलब होता है बेटा कि आपकी जो अंदर चीजें चल रही हैं, किसी के बारे में आप गलत मत सोचिए। किसी भी लड़की को देख के आपके दिमाग में गलत ख्याल आना स्टार्ट हो जाए तो आप फिजिकल के साथ साथ बेटा इमोशनली भी आप ठीक होना चाहिए। लोगों को देखकर आपको किसी के ऊपर जुल्म हो तो दया आनी चाहिए, किसी के ऊपर क्रूरता ना करें आप, ठीक है। तो इमोशनली भी आपको अच्छा होना है, ठीक है। ये हो गया इमोशनल। बिहेवियर, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए बेटा। किसी भी लड़की को देख के आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए आप बुरा भला नहीं बोल सकते हैं। आज तो सर आज के टाइम में तो सरकार ने नई नई चीजें ला दी हैं। अगर आप एक एडोलसेंस लड़का 18 साल की एज में है, अगर किसी लड़की को टीज भी कर देता है तो भी एक रेप के केस में आ जाएगा, एक क्राइम है। तो इन सब चीज की जानकारी होना जरूरी है बेटा।
लड़कों को और लड़कियों दोनों को जानकारी होना जरूरी है, जिससे वो किसी गलत क्राइम को ना करें। ठीक है बेटा, इसलिए ये चैप्टर बहुत जरूरी है। तो बेटा बिहेवियर की बात करेंगे, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, किसी के साथ आपका बिहेवियर गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी लड़की को देख के आपको गलत कमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये होता है बिहेवियर। सोशल, और सोशल मतलब बेटा होता है कि आपका समाज में भी आप अच्छे हों, लोग समाज में आपको अच्छा बोलें, आप हर जगह लड़ाई झगड़ा ना करें, पड़ोसी से मारपीट ना करें। ठीक है, एक सोशल इंसान बने, सामाजिक इंसान। ठीक है, अगर ये चारों एस्पेक्ट आपके अंदर हैं बेटा, तब आप अकॉर्डिंग टू WHO आप हेल्दी हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं। अगर इनमें से कोई कमी है बेटा आपके अंदर, आप मान लेते हैं बेटा फिजिकली फिट है, लेकिन आपके दिमाग में किसी भी चीज को देखकर गलत ख्याल आ रहा है, किसी की फीमेल को देखकर आपके दिमाग में गलत ख्याल आ रहा है, तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। आपका बिहेवियर नहीं है लोगों के साथ ठीक, आप इमोशनली ठीक है बेटा, लेकिन आपका बिहेवियर नहीं है लोगों के साथ सही, जिसको देख रहे हैं आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, तो ये आपका बेटा बिहेवियर नहीं ठीक है, तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। सोशल, अगर समाज में लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं कि ये अच्छा इंसान नहीं है, इसका मतलब आप हेल्दी नहीं है। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू WHO चारों एस्पेक्ट आपके फिट होने चाहिए। आप फिजिकली फिट होना चाहिए बेटा, इमोशनली फिट होने चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और आप सोशल होने चाहिए। अगर ये चारों एस्पेक्ट फिट हैं, इसका मतलब आप रिप्रोडक्टिव बेटा कैसे हैं, हेल्दी हैं। ठीक है, चलिए बेटा इस स्लाइड को पूरा बना लीजिए, आप इस स्लाइड को कंप्लीटली बनाइए, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक बेटा कंप्लीटली बनाइए। चलो बेटा आगे चलते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चलिए शुरू करते हैं अगले स्लाइड पे बेटा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इंडिया वाज एमंग द फर्स्ट कंट्री, कह रहे हैं बेटा वर्ल्ड में इंडिया पहली कंट्री है। इंडिया वाज एमंग द फर्स्ट कंट्री, कह रहे वर्ल्ड में भारत जो है बेटा पहली ऐसी कंट्री है चलो बेटा, इंडिया वॉज द अमंग द फर्स्ट कंट्री, भारत ऐसा देश है बेटा इन द वर्ल्ड इनिशिएट एक्शन प्लान प्रोग्राम एट नेशनल लेवल, जिसने नेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम चलाया टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ था बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, दीज प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग इनिशिएट इन 1951। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि फैमिली प्लानिंग पहली बार कौन से देश ने लाया, तो इंडिया ने लाया, क्योंकि इंडिया की आजादी के बाद बेटा भारत की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगी बेटा, और जब भारत की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी बेटा, तो फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, सब चीज की कमी होने लगी, रोटी, कपड़ा और मकान की प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। तो भारत ने पहला ये एक्शन लिया कि हम पॉपुलेशन को ही कम करते हैं, तो फैमिली प्लानिंग के ऊपर क्या लाया गया, प्रोग्राम लाया गया 1951 में बेटा। डेट याद रखेंगे बेटा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है, आ चुका है ये। तो फैमिली प्लानिंग पहली बार इंडिया ने इनिशिएट किया, वर्ल्ड में पहला देश भारत 1951 में क्या किया, फैमिली प्लानिंग को शुरुआत किया। ओके, इंप्रूव प्रोग्राम कन्वर्निंग वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया currently on operation under the popular name reproductive and child health care, और उसका नाम क्या रखा बेटा, reproductive and child health care। ठीक है, इन प्रॉपर प्रोग्राम covering wider reproductive related area are currently operation under the popular name reproductive and child health care। इसका नाम क्या रखा गया बेटा, RCH प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम रखा गया उस प्रोग्राम का नाम था क्या, RCH। RCH का फुल फॉर्म बेटा याद कर लेना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक था
कि अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट। अब क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड एस्पेक्ट पर अपन बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट को लेकर अपन बात करेंगे और लोगों को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे, अवेयरनेस करेंगे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट को लेकर विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। भारत सरकार ने क्या किया बेटा, ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मतलब रेडियो के द्वारा, प्रिंट मीडिया मतलब अखबार के द्वारा, एंड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस। लोगों को बेटा जागरूक करने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए। रेडियो के द्वारा लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया गया, प्रिंट मीडिया के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसमें पार्टिसिपेट किया और लोगों को जागरूक किया रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट को लेकर। ठीक है बेटा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट बेटा एक बहुत बड़ा, बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट था भारत देश के लिए, क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत पिछड़े हुए थे, इनकी सोच अलग थी बेटा। ये किसी फीमेल को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता था तो उस चीज को लेकर इनकी सोच अलग थी, तो उस फीमेल को अलग नजरिए से देखा जाता था कि ये अशुद्ध हो गई है, उसको आइसोलेट किया करके रखना चाहिए। अभी बेटा बहुत पिछले कंट्रीज में आप जाएंगे, अपने देश में ही बहुत से पिछले स्टेट में अगर आप एरियाज में जाएंगे, किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसको बेटा आइसोलेट कर दिया जाता है। जो कि जरूरत क्या है बेटा, अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है उस दौरान उसकी हेल्प की जरूरत है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, उसकी प्रॉपर केयरिंग करना है, ये सारी चीजें करनी है। लेकिन हमारा एस्पेक्ट अलग था सर, अलग था उस टाइम बेटा, हम उस टाइम अलग ही सोचते थे। और अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी उस चीज को लेकर अलग ही एस्पेक्ट था बेटा। आज ये आरसीएच प्रोग्राम कहता है बेटा कि जो भी डिलीवरी होंगी वो सारी की सारी वेल एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर में होनी चाहिए। पहले के समय में क्या था बेटा, दाई होती थी गांव में, दाई आती थी, बच्चा होता था उसका अम्बिलिकल कार्ड काटती थी, वही सारा सब कुछ वही एक डॉक्टर थी, अनपढ़ दाई एक डॉक्टर हुआ करती थी। तो इस वजह से बेटा मोर्टेलिटी रेट बच्चों की और माँ की डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई था बेटा। अब ये प्रोग्राम लाया गया, लोगों को जागरूक किया गया, लोग प्रेग्नेंट फीमेल को डिलीवरी डॉक्टर ले जाइए, हॉस्पिटल में होना चाहिए, गांव में नहीं होना चाहिए, और किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर में ही चीजें होनी चाहिए। ये सब आरसीएच प्रोग्राम के अंदर चीजों को रखा गया बेटा। ओके, मेजर रोल देखिए, हाँ बेटा आगे चलिए, उनको वेरियस एस्पेक्ट कर हमने क्या किया, अवेयरनेस दिया। द मेजर रोल आल्सो प्लेड बाय पेरेंट, क्लोज रिलेटिव्स। अब कह रहा है कि अब यहां पे जिम्मेदारी दी गई किसको, मेजर रोल प्ले किया, रोल दिया गया कि आप पेरेंट हैं तो पहले आप खुद अपने बच्चे को क्या करिए बेटा, इस चीज के लिए जागरूक करिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, प्रेगनेंसी कैसे होती है, इन सब चीजों के लिए पहले पेरेंट को जागरूक करना चाहिए। उसके बाद क्लोज रिलेटिव को लगाया गया बेटा, क्लोज रिलेटिव से इस जानकारी को स्प्रेड किया गया कि आप लोगों को जागरूक करिए। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि आप बच्चों को पढ़ाइए, उस लेवल पर पढ़ाई कराइए कि बच्चों को रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट पर जानकारी होनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, फ्रेंड, अगर आपको पता है तो आप अपने फ्रेंड को इस चीज को साझा करिए, रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट को लेकर चीजें कैसी हैं। ठीक है बेटा, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। और क्या किया हमने, सेक्स एजुकेशन को स्कूल में लॉन्च किया। शुड आल्सो बी इनकरेज, सेक्स एजुकेशन को बेटा हमने बढ़ावा दिया स्कूल्स में। आज बेटा क्लास 7th की बात करेंगे, क्लास 7th में रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट पर चीजें दे दी गई हैं, क्लास 8th में दे दी गई हैं, क्लास 10th में दिया गया है, क्लास 12th में दिया गया है। अब अगर बेटा आज देखेंगे, आज हर क्लास में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों को पढ़ाया जाना है, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि बच्चे जिस एज में होते हैं, एडोलसेंस एज में, उससे पहले इनको इनका इंफॉर्मेशन हो जाना चाहिए कि चीजें क्या हैं। पहले के टीचर क्या होता था बेटा, 12th लेवल तक चीजों को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन को पढ़ाते ही नहीं थे, छोड़ देते थे। ठीक है, तो बच्चों को नॉलेज कहां से होगा बेटा। तो आज सरकार क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है स्कूल्स में कि आप क्लास 7 से ही बच्चों को रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ाइए, रिप्रोडक्शन से जो एस्पेक्ट है उस पर बात करिए, बच्चों को समझाइए, जागरूक करिए बच्चों को। पेरेंट से बात कर, पेरेंट को इंकरेज किया जा रहा है, आप बात करिए बच्चों से। अगर बच्चा हेजिटेट होता है, पेरेंट से नहीं बात करेगा तो किससे बात कर सकता है बेटा, टीचर से ही बात कर सकता है, क्योंकि उसके टॉपिक में, उसके चैप्टर में है। ठीक है बेटा, तो इसलिए सरकार ने क्या किया, इंकरेज, बढ़ावा दिया इस चैप्टर को हर क्लास में, क्लास 7th 8th 12th हर क्लास में बेटा दिया गया। बढ़ावा दो, बच्चों को जानकारी होनी चाहिए इस चीज पर। ओके बेटा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन बेटा आज बहुत ही जरूरी चीज हो गई है। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है बेटा,
अगर हम सेक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं तो हमारी सोसाइटी में माना जाता है कि ये बुरा इंसान है, ठीक है। लेकिन आज बेटा हमें इस पर खुलकर बात करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार खुद कह रही है, इस चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसको इसकी जानकारी दो। सेक्स एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, स्कूल शुड आल्सो बी इनकरेज, इस चीज़ को स्कूल को भी चाहिए कि बढ़ावा दिया जाए, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है बेटा। अगर मैं अपनी क्लास की बात करूंगा बेटा, तो हमारे क्लास में भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाता था। मैं खुद बेटा जहाँ पे पढ़ा इस चैप्टर को छोड़ दिया गया, नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। इसलिए बेटा ये चैप्टर बहुत जरूरी है बेटा। ओके बेटा, अगले टॉपिक पर चलिए। अब क्या कह रहा है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड अबाउट। अब कह रहा है सर आरसीएस प्रोग्राम चाहती है बेटा कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जाना चाहिए, किस किस टॉपिक पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन बच्चों को दिया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे ही आगे की जनरेशन है बेटा, आगे इन्हीं की शादी होगी, इन्हीं के बच्चे होंगे। तो अगर हमने यंग सोसाइटी को जागरूक कर दिया तो बेटा आने वाली सोसाइटी जो है हमारी हेल्दी सोसाइटी हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए किसी भी चीज को। अगर स्टूडेंट हेल्दी हो गया, उसको सारी इंफॉर्मेशन हो गई, तो एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करता है, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड अबाउट। अब किस किस चीज के लिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है बेटा, उसको देखिए। कह रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बच्चों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताइए, चाहे मेल हो बेटा चाहे फीमेल हो, उनको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जेनिटल हेयर्स क्यों ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और भी क्या क्या चेंजिंग आ रही है, इसके बारे में पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे बच्चे भ्रमित ना हो बेटा, वरना फ्रस्ट्रेटेड इंसान गलतियां करता है। अगर कम इंफॉर्मेशन है बेटा, जानकारी कम है, तो ऐसे बच्चे गलतियां करते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बेटा हमें क्या करना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बच्चों को जानकारी दीजिए। एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, अगर कोई एडोलसेंस बच्चा है बेटा, आप जिस एज में है बेटा 10th to 12, तो ये एडोलसेंस एज में ही है बेटा। तो एडोलसेंस एज रिलेटेड चेंजिंग, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जब हम एडोलसेंस एज में पहुंचेंगे तो फीमेल के अंदर क्या चेंजिंग आएगा और मेल के अंदर क्या चेंजिंग आएगा। अगर फीमेल की बात करेंगे बेटा, तो एडोलसेंस एज के बाद फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हो जाएगा, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा बेटा, हाई पिच साउंड हो जाएगा। ये सारी चीजें फीमेल के अंदर चेंजिंग देखने को आपको मिलेगा। और वहीं मेल के अंदर बेटा जेनिटल हेयर्स डेवलप हो जाएंगे, शोल्डर वेल डेवलप शोल्डर हो जाएगा, साउंड कैसा हो जाएगा, डीप साउंड हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चेंजेस एडोलसेंस के दौरान देखने को मिलती हैं बेटा। ओके, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, और बच्चों को ये भी जागरूक करिए बेटा कि किस तरह से सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस किया जा सकता है। किसी भी अननोन के साथ इंटरकोर्स नहीं करना है, ये बच्चों को जागरूक करना है बेटा कि किसी भी अननोन के साथ इंटरकोर्स नहीं करना है। और अगर करना भी है तो बेटा तो हाइजीनिक इंटरकोर्स किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है बेटा। हाइजीनिक मतलब क्लीनेस, बॉडी में क्लीनिंग कैसे रखना है, किस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाइजीन मेंटेन होना बेटा बहुत ही जरूरी है अगर सेक्सुअल प्रैक्टिस कोई करने भी जा रहा है तो, ठीक है। आगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में बच्चों को जानकारी दो बेटा, क्योंकि इस एज में बच्चे चीज़ों को जान नहीं पाते हैं, और इसी एज में बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। और अगर बच्चे एडोलसेंस एज में मिस्टेक करते हैं बेटा, उसका खामियाजा उनको बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ता है, क्योंकि सही गलत तो जान नहीं पाते इस एज में बेटा। और इसी एज में सबसे ज़्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां बेटा इसी एज के ग्रुप के बच्चों को ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट होता है, चीज़ों को क्यूरियोसिटी होती है, जानने की क्यूरियोसिटी होती है, किससे क्या होता है उससे क्या होता है। और इसी एज ग्रुप में बेटा बच्चे गलतियां करते हैं। ओके बेटा, तो बेटा हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना है उन्हें किसके बारे में, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, एडोलसेंस और उनके रिलेटेड चेंजिंग, उनके अंदर चेंजिंग क्या होने वाली है एडोलसेंस एज में, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है बेटा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में भी उनको इन्फॉर्म करना है। ओके बेटा, आगे देते हैं। अब इसके लिए बेटा हमें स्ट्रेटजी क्या अपनाना है, अगर ये सारी चीजें हमें लागू करना है बेटा, तो हमें इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना होगा।
इसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? पीपुल स्पेशली फर्टाइल कपल दोज इन मैरिजेबल एज। तो इसके लिए कह रहा है बेटा, अगर हमें इस चीज को जागरूक करना है तो हमें उस एज ग्रुप को पकड़ना है जो मैच्योर एज में है, शादीशुदा लोग हैं, ठीक है। तो किसको हमें चुनना है? कपल, फर्टाइल कपल को हम सिलेक्ट करेंगे, जो फर्टाइल कपल हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे। दोज मैरिजेबल एज ग्रुप, या जिनकी शादी होने की एज ग्रुप है, उनको हम एजुकेट करेंगे, शुड बी एजुकेटेड अबाउट। तो हम इस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप के लोगों को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? फर्टाइल कपल को पकड़ेंगे, क्योंकि हम देख के जान सकते हैं कि ये फर्टाइल कपल है, इनकी शादी हो सकती है, शादी होने वाली इनकी। तो उस ग्रुप के लोगों को पकड़ेंगे, और मैरिजेबल एज वाले ग्रुप के बच्चों को पकड़ेंगे जिनकी शादी होने की ग्रुप है, और उनको क्या करेंगे? प्रॉपर एजुकेशन देंगे, प्रॉपर उनको चीजों को समझाएंगे। तो क्या करेंगे बेटा अपन? अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन उनको बताएंगे कि बेटा कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन भी होता है, और कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताएंगे बेटा कि कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है। कंडोम के बारे में उनको इंफॉर्मेशन देंगे बेटा, मालाडी के बारे में, सहेली के बारे में, काफेटीज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में उनको जानकारी देंगे बेटा कि किस तरह से हम, हाँ, अवेलेबल बर्थ कंट्रोल, किस तरह से हम कंट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करके पॉपुलेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, और प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे करनी है बेटा? अगर प्रेग्नेंट मदर है तो उसको कौन कौन सी हेल्प चाहिए बेटा, किस चीज का उसको ध्यान रखना है, इन सारी चीजों को प्रॉपर हमें ध्यान रखना है बेटा। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है बेटा तो 3 महीने तक बेटा उसको हाई वेट नहीं उठाने देना है, क्योंकि उस टाइम बेटा जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का जो प्लासेंटा होता है बेटा, वो एंडोमेट्रियम वॉल में बहुत गहराई तक पकड़ के ग्रिप बना के नहीं रखता है। तो उस दौरान प्रेग्नेंट फीमेल अगर स्टार्टिंग के महीनों में कुछ मिस्टेक करती है तो एबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जानकारी देना है कि प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे करना है, ठीक है बेटा। प्रेग्नेंट मदर की केयर करना, उसके बाद बच्चे के बर्थ होने के बाद ही माँ की केयर करना है, उसके बाद तो माँ और बच्चे दोनों की केयर करना है। तो क्या करना है? पहले हम केयर करेंगे प्रेग्नेंट मदर की। प्रेग्नेंट मदर को प्रॉपर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर उसका प्रॉपर अल्ट्रासाउंड कराते रहेंगे, ठीक है। प्रॉपर उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, रेस्ट कितना करना है, ये सारी चीजें बेटा इसमें अपन जानकारी देंगे। उसके बाद पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर, पोस्ट नेटल, बच्चे की जन्म देने के बाद माँ का जो इम्यून सिस्टम होता है बेटा वो बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि काफी ब्लड क्लॉस होता है। तो उस टाइम बेटा और भी ज्यादा जरूरत है माँ की केयर का। और माँ के साथ साथ बेटा बच्चों की केयर का भी जरूरत है। अगर माँ ने बच्चे को बर्थ दिया है बेटा, तो माँ को न्यूट्रिशन, हाई न्यूट्रिशन की जरूरत है उसमें, क्योंकि माँ को क्या करना है बेटा? फीडिंग कराना है। और फीडिंग के साथ साथ बेटा उनका इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता है उस टाइम, तो उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। और साथ में बच्चा जो है बेटा, नया बच्चा, तो छोटा बच्चा है तो उसका बेटा इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा? वीक रहेगा। अगर बच्चे का इम्यून सिस्टम बेटा कमजोर है तो उसको भी क्या करना है? अपन को प्रॉपर केयर करना है। जब अपन प्रॉपर केयर करेंगे बेटा तभी बच्चा सेफ रहेगा। तो माँ और बच्चे दोनों को हमें क्या करना है बेटा? केयर करना है। ओके, आगे इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बेटा जागरूक करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना जरूरी है। ओके बेटा, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। ओके बेटा, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या बेटा? उनको इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इस एज के ग्रुप के लोगों को बेटा ये जागरूक करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मां को बेटा बच्चे की जन्म देने के बाद मां को कम से कम बेटा 6 मंथ तक बच्चे को फीडिंग कराना है। क्योंकि हमें पता है बेटा कि मां के दूध में क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है, व्हाइट सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर का कोलेस्ट्रम पाया जाता है, जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पैसिव इम्यूनिटी IgA प्रोवाइड करता है। इसलिए मां को प्रॉपर बच्चे को फीडिंग कराना चाहिए, कम से कम 6 महीने बोला गया बेटा। और उस दौरान अगर बेटा मां बच्चे को फीडिंग कराती है तो मां के अंदर, जो ब्रेस्ट के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो फीडिंग के दौरान, मिल्क प्रोडक्शन के दौरान निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। जो फीमेल बेटा प्रॉपर बच्चे को फीडिंग नहीं कराती हैं तो उनके अंदर जो जर्म होते हैं बेटा वो कैंसरस सेल को बढ़ावा दे देते हैं। इसलिए बेटा मां को 6 मंथ तक फीडिंग कराना अनिवार्य है, जिससे मां भी सेफ रहेगी और बच्चे को क्या मिलेगा बेटा? पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी और बच्चा कैसा रहेगा बेटा? हेल्दी रहेगा। ठीक है बेटा, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बेटा क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी।
तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है मेल और फीमेल को बेटा। हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि लड़का है तो इसको ज्यादा एजुकेशन देंगे, इसको ज्यादा खर्च करेंगे, इसको ज्यादा न्यूट्रिशन देंगे, और फीमेल है तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो हमें बेटा क्या करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। एजुकेशन की बात करेंगे तो प्रॉपर एजुकेशन मेल हो चाहे फीमेल दोनों को पढ़ाना है, क्योंकि बेटा आज के समय में बेटों से ज्यादा बेटियां अपने माँ बाप की केयर कर रही हैं। अगर आपने अपनी बच्ची को अच्छे से बेटा पढ़ा दिया, अच्छी बच्ची पढ़ के लिख के सक्सेस हो गई, तो लड़कों से ज्यादा अपने पेरेंट्स की केयर करेगी वो। तो आप लड़कियों को लड़का मान के सर पढ़ाइए, लड़कियों को लड़का मानिए बेटा, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए बेटा। तो मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी में देना है। अवेयरनेस प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, और अगर बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसके बारे में भी इनको इन्फॉर्म करो कि अनकंट्रोल जो पॉपुलेशन हो रहा है बेटा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, इस सब पर भी जानकारी दो बेटा कि जो सेक्स रिलेटेड क्राइम और सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज जैसे जो क्राइम्स हो रहे हैं बेटा, तो इसके लिए हमें स्कूल में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं बेटा, उनको हमें बैड टच गुड टच के बारे में बताना है, ठीक है बेटा। और आज का जो टाइम है बेटा, जो छोटे बच्चे हैं उनका सेक्स एब्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमें उनको स्टार्टिंग क्लास में ही बच्चों को क्या करना है, उनको बैड टच और गुड टच के बारे में इन्फॉर्म करना है। आज हमारे स्कूल में स्टार्ट ही हो गया है, छोटी लड़कियां लड़कों को गुड टच और बैड टच के बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो वही बेटा सोशल इविल्स लाइक सेक्स एब्यूज, ठीक है, सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम जो हो रहा है बेटा, इस चीज के लिए भी लोगों को क्या करना है बेटा, जागरूक करना है। तो इस एज के लोगों को अगर आप बेटा जागरूक करेंगे तो एक हमारी हेल्दी सोसाइटी बनेगी। ओके बेटा, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस चीज के लिए, कह रहा है कि सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान अटेन, हमें क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा। चलो, तो कह रहा है इसके लिए हमें इंप्लीमेंटेशन क्या करना है, कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सबसे पहले तो बेटा हॉस्पिटल होना चाहिए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी इस चीजों को लागू कर सकते हैं, अदरवाइज कहां लागू करेंगे बेटा हम। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, मतलब एक प्रोफेशनल नर्स, एक प्रोफेशनल डॉक्टर होना चाहिए इस चीज के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक हॉस्पिटल में इक्विपमेंट होने चाहिए, नर्स होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए। ये सारी चीजें जब बेटा रहेंगी तभी सब चीजों को हम लागू कर सकते हैं बेटा, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होना चाहिए, मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए। अगर एक आप डॉक्टर हॉस्पिटल खोल रहे हैं बेटा, तो इन सारी चीजों को आपको वहां पर रखना पड़ेगा, तभी तो हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर पीपुल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर ये सारी फैसिलिटी अपन बेटा प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, तभी एक हेल्दी सोसाइटी हो सकता है, तभी हम लोगों की क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, एबॉर्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटीज, इन सब चीजों का भी क्या करना बेटा, ख्याल रखना है कि प्रेगनेंसी में कैसे होना है, डिलीवरी किस तरह से होना है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो हो रहा है किस तरह से हो रहा है, एबॉर्शन के बारे में लोगों को बताना है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम कैसी आ रही है, इनफर्टिलिटी कैसी आ रही है, इन सब एस्पेक्ट पर लोगों को क्या करना है बेटा, लोगों को जागरूक करना है। जैसे प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो प्रेगनेंसी कैसे होती है, इस सब चीज को बताएंगे। जैसे बेटा मैं प्रेगनेंसी की अगर बात करूंगा तो जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको बेटा अपन काउंट करते हैं 1, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है बेटा, आपको मैं बताया था 28 से 30 दिन तक, 28 से 30, 29 मान लिया। जिस दिन से पीरियड स्टार्ट होता है बेटा उसको काउंट करते हैं 1, और 14वें दिन जिस दिन ओव्यूलेशन होता है बेटा, जिस दिन ओव्यूलेशन डेज होता है बेटा, उसी दिन फर्टिलाइजेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो प्रेगनेंसी कैसे मेंटेन होगी, किस दिन बच्चा कंसीव हो सकता है, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी। जिस फीमेल को पीरियड आया, जैसे पहला दिन काउंट करेंगे, उसके 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा और उसी दिन क्या निकलेगा, एग निकलेगा, तो इस दिन ही फर्टिलाइजेशन के चांस ज्यादा रहते हैं। डिलीवरी के बारे में बेटा, डिलीवरी किससे कराना है, एक्सपर्ट डॉक्टर से कराना है, हॉस्पिटल में जाके करवाना है, ठीक है। और एबॉर्शन के बारे में बताएंगे कि बेटा एबॉर्शन कितने महीने तक एबॉर्शन कराया जा सकता है। अर्ली स्टेज में बच्चा 3 मंथ तक है तो
इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, पहले मंथ में, सेकंड मंथ में, प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं, अगर बच्चा कंसीव हो गया तो पहले मंथ में एबॉर्शन किया जा सकता है, दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ में, उसके बाद बेटा रिस्की हो जाता है, उसके बाद एबॉर्शन थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, फिर माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो जाता है। इनफर्टिलिटी क्यों आता है, इनफर्टिलिटी के बारे में लोगों को बताएंगे कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्या आती है। ओवरी में अगर प्रॉब्लम है फिर भी इनफर्टिलिटी आ सकती है फीमेल के अंदर, या हार्मोन में डिसबैलेंस है तो फिर भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेल के अंदर अगर टेस्टिस में प्रॉब्लम है तो इनफर्टिलिटी आ सकती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो बेटा इनफर्टिलिटी आ सकती है। तो इनफर्टिलिटी के रीजन बेटा मेल और फीमेल दोनों इक्वल हो सकते हैं। कभी किसी एक जेंडर को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि फीमेल ही इनफर्टिलिटी को लाती है। ओके बेटा, आगे कह रहा है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक, इसके लिए हमें बेटर टेक्निक को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमिनोसिंथेसिस, कह रहा है पहले तो एमिनोसिंथेसिस को हमें क्या करना है, बैन करना है। स्टैट्यूटरी बैन एमिनोसिंथेसिस, एमिनोसिंथेसिस को बैन करना है फॉर सेक्स डिटरमिनेशन, क्योंकि हम जो एमिनोसिंथेसिस बनाए थे बेटा, ये तो हमने डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए बनाया था, लेकिन आज के समय में बेटा इसका हमने दुष्प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब हमने इसका क्या करना, मिस यूज करना इस्तेमाल कर दिया है अमीनोसिंथेसिस का। और किस चीज के लिए, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए इसका इस्तेमाल करना हमने स्टार्ट कर दिया है। अमीनोसिंथेसिस के द्वारा आज के समय में लोग सेक्स डिटरमिनेट कर रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके यूट्रस में बच्चा है कि बच्ची है, और अगर बच्ची है तो बेटा उसको एबॉर्ट करा दे रहे हैं। तो एक तरह से अमीनोसिंथेसिस का मिसयूज किया जा रहा है बेटा। तो कह रहा है कि स्टैट्यूटरी बैन ऑन अमीनोसिंथेसिस, अमीनोसिंथेसिस को बैन करना चाहिए जो सेक्स डिटरमिनेशन कर रहे हैं, टू लीगली चेक इंक्रीजिंग द मेंसेस ऑफ फीमेल फेटिसाइड, जो फीमेल में लड़कियां हो रही हैं उनको मारा जा रहा है, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन ईटीसी आर सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। अब एमिनोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, इसके बारे में देखिए। एमिनोसिंथेसिस क्या है, कह रहा है कि प्रोसीजर है, एमिनोसिंथेसिस एक प्रोसीजर होता है। एमिनोसिंथेसिस क्या है बेटा, कह रहा है कि ये प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कह रहा है प्रेगनेंसी के दौरान यह एक प्रोसीजर है जिसको ऑब्टेन किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा। जो फीमेल के यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके द्वारा, टू टेस्ट फॉर द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, इसकी मदद से हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का पता लगाते हैं बेटा। एंड फीटल इन्फेक्शन, अगर फीटस के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो उसका हम पता लगाते हैं। कंडीशन इट में डायग्नोस, इन सब चीजों को हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, दिस प्रोसीजर यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे इसके द्वारा हम अगर किसी बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड डिटरमिनेट द सर्वाइवल ऑफ द एम्ब्रियो, तो इससे हम सर्वाइवल ऑफ एम्ब्रियो का पता लगा सकते हैं कि एम्ब्रियो सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। और अगर उसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, जैसे बेटा डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इन सब बीमारियों का पता लगाने के लिए इम्यूनोसिंथेसिस बनाया गया था। लेकिन आज हम बेटा क्या कर रहे हैं, इसका मिस यूज कर रहे हैं। ओके बेटा, अब अपन पढ़ते हैं बेटा कि इम्यूनोसिंथेसिस प्रोसीजर किया कैसे जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको आप बना लीजिए यहां तक। ठीक है बेटा, बन गया। आगे चलते हैं, प्रोसीजर क्या है बेटा, इम्यूनोसिंथेसिस का प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देखते हैं। देखो इम्यूनोसिंथेसिस का मिसयूज कैसे हम कर रहे हैं। मिसयूज ऑफ इम्यूनोसिंथेसिस इज बीइंग टू यूज किल द नॉर्मल फीमेल फीटस, इसका इस्तेमाल बेटा आज हम फीमेल फीटस को मारने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बेटा इम्यूनोसिंथेसिस के द्वारा हम सेक्स डिटरमिनेट कर लेते हैं कि जो माँ के यूट्रस में एम्ब्रियो पल रहा है बेटा वो मेल है कि फीमेल है, इम्यूनोसिंथेसिस द्वारा। जैसे हमें पता चलता है कि फीमेल है तो हमारी सोसाइटी बेटा एक पुरुष प्रधान देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ मेल की ज्यादा चलती है, तो फीमेल को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से बेटा फिर पता चलता है कि माँ के यूट्रस में फीमेल है तो उसको एबॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, आज के समय में बेटा ये बैन किया गया है, सेक्स डिटरमिनेशन करना बिल्कुल ही क्या है, अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको बेटा जुर्माना होगा, उसके ऊपर बेटा पेनाल्टी लगेगी, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, और डॉक्टर को भी और जो ऐसा करवाएगा माँ बाप उनको भी सजा हो जाएगी। इतना बड़ा बेटा इस पर रोक लगा है।
तो हमें अमीनो सिंथेसिस द्वारा सेक्स डिटरमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, ये क्राइम के अंडर में आता है बेटा। ओके, इसका प्रोसीजर क्या है बेटा? प्रोसीजर क्या देखते हैं। फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके ऊपर एक अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग मशीन लगा देते हैं, एक अल्ट्रासाउंड की मशीन लगा देते हैं उसके कहां पे, टमी पर, और यहां से ऑब्जर्व करते रहते हैं बच्चे को। मतलब बच्चे को नहीं बेटा बोलेंगे कि यूट्रस के अंदर सारी चीजों को हम यहां से मशीन से देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये फीटस होता है एम्ब्रियो के अंदर, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये क्या अपना फीटस है, और इसी फीटस के चारों तरफ होता है बेटा एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा इंजेक्शन लेते हैं और इस इंजेक्शन को मां के पेट के थ्रू, यहां से टमी के थ्रू इसको पेनिट्रेट कर देते हैं। कहां पर बेटा? एमनियोटिक यूट्रस में। यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड जहां पे है, ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है इसको क्या करते हैं, इसको खींचते हैं सिरिंज के द्वारा, और इस एमनियोटिक फ्लूइड की क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं। और इसी स्टडी के द्वारा अगर क्रोमोसोम 44+XY पाया गया तब तो बेटा क्या है, मां के यूट्रस में मेल है, और वहीं अगर 44+XX पाया गया तो मां के यूट्रस में क्या है बेटा, फीमेल है। तो इस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन करने के लिए अमीनो सिंथेसिस से सेक्स डिटरमिनेशन हम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है बेटा कि अमीनो सिंथेसिस प्रोसीजर बनाया किस लिए गया था, तो बनाया गया था बेटा फीटस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट करेंगे, और बच्चे के अंदर अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है तो उसको पता लगाने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन आज हम इसका मिसयूज कैसे कर रहे हैं बेटा, सेक्स को डिटरमाइन करने में, और अगर मेल है तो सर्वाइव करने देते हैं, फीमेल है तो उसको एबॉर्ट करा देते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा बाकी मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। अगली क्लास में हम बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ाएंगे कि भारत में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हुआ, बहुत तेजी से पॉपुलेशन कैसे बढ़ा। बेटा ये आज का जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है बेटा, प्रॉपर पढ़िए बेटा, कहीं प्रॉब्लम होती है बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम क्या करेंगे बेटा, उसको और थोड़ा सुधार करेंगे उसमें। ओके बेटा, चलिए बेटा आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।